अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल्स अलाउड पर सतरंगी तेरे रंग में रंग जामा नावल के साथ, और ये इसकी 6ठी एपिसोड है। जल्दी से नावल को कंटिन्यू करते हैं और हमारी लैली खानज़ादी जो कि बहुत ही टेढ़ी साबित हुई हैं, उनके आगे के सफ़र को पढ़ते हैं। लेकिन नावल को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। यूशे के जाने के बाद वो कमरे में आई, फिर उसने खुद बुरैरा को कॉल मिलाई। दिल बहुत भारी हो रहा था। लालिक, मेरी बात सुनो। जब तुम यूशे के साथ आई तब हालात मुख्तलिफ थे। तब तुम्हारे दिल में शहरयार था, अब नहीं है। मुझे नहीं मालूम था वो इतना बुज़दिल निकलेगा, पर देखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये बात सुन सुनकर मैं पक गई हूँ। हर तीसरा बंदा अपने सर पर एक बोर्ड लगाकर ये बात लिखे मुझे चलता फिरता नज़र आता है। सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, यही सुने जा रही हूँ। नोबडी केयर्स मैं क्या महसूस कर रही हूँ। यहाँ नहीं होता बर्दाश्त, यहाँ गुजारा करना बहुत मुश्किल है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे इस बात से होती है कि मैंने एक बुज़दिल इंसान से इतनी मोहब्बत कर ली। वो गुस्से से फट पड़ी। तकलीफ दा बात ये भी थी कि बचपन से अब तक कोई उसकी सुनने वाला और समझने वाला नहीं था। अच्छा रिलैक्स यार, मैं तुम्हें यही कह रही हूँ, निकाल लो खुद को बाहर। यूशे एक फ़रिश्ता है और तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें उसका साथ मिला। अब वो करो जो तुम शादी से पहले करना चाहती थी। ये तुम्हें एक कुदरत की तरफ से एक मौका मिला है। तुम्हारे भाई ने तुम्हें कुछ करने नहीं दिया, पर मुझे यकीन है यूशे तुम्हारा साथ लाजमी देगा। भूलो मत, तुम एक फ़ैशन डिज़ाइनर हो, बुरैरा ने सच्चाई से कहा। जानती हूँ, तकरीबन एक हफ्ते से यही सोच रही हूँ। इतने दिन से तो दिमाग काम नहीं कर रहा था, पर अब बहुत कुछ सोच चुकी हूँ। यूशे फारिग हो तो उससे बात करूँगी। खिड़की से आती ठंडी हवा उसे कमरे का माहौल ठंडा कर रही थी। ज़ीरो का बल्ब रोशन था। वो आईने के सामने खड़ी अपना बुझा हुआ रूप देख रही थी। तकरीबन 1 महीने होने को आया था। वो महीने में एक बार सैलून का लाजमी चक्कर लगाती थी और फेशियल ट्रीटमेंट तो लाजमी होती थी। उसे अली भी बहुत याद आ रहा था। ताबिंदा की याद भी सताने लगी, पर उनकी बेअतनाई याद आते ही आसाब तन जाते। पर उनकी आखिरी दी गई सलाह पे उसने अमल करने की कोशिश ज़रूर की। घर बसाने के लिए लालिक, तुम्हें दरगुजर और बर्दाश्त से काम लेना होगा। हाँ, तो वो बर्दाश्त से काम ले रही थी, पर घर बसाने का तो मालूम नहीं, सिर्फ इसलिए कि सर छुपाने के लिए फ़िलहाल यही ठिकाना है। क्या सोचा है तुमने? मुझे ज़रा बताओ, क्योंकि तुम हमेशा उल्टा ही सोचती हो। बुरैरा चौंकी। मेरी जान, कितना जानती हो तुम मुझे? बताती हो ना कि क्या सोचा है। लालिक दिल खोल कर मुस्कुराई और बताते गई। बुरैरा के चेहरे पे कई रंग आते और जाते, मुंह खुल गया। सब कुछ ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट, पर एक बात के अलावा। लालिक, ये बहुत गलत बात है, ऐसे मत करना। जंग में सब कुछ जायज़ होता है। मैं मज़ीद इस घर में नहीं रह सकती अब। वो बेड पर आ गई और इत्मीनान से पैर ऊपर रख के तकिए पर सर रख कर लेट गई। मैं तुम्हारे फ़ैसले से बहुत खुश हूँ, बेस्ट ऑफ लक। पर फिर भी लालिक, तुम चाहो तो अपना आखिरी फ़ैसला बदल लेना, सोचना ज़रूर। मैंने सोच लिया है। यूशे एक सीढ़ी है जो मुझे कामयाबी तक ले जाएगा। ये सीढ़ी खुदा ने मुझे नवाजी है, मैं इससे मुस्तफ़ीद लाजमी होंगी। और एक बात बुरैरा, मैं यूशे का बुरा नहीं चाहती। वो एक अच्छा इंसान है, अच्छा बेटा, अच्छा भाई और शायद अच्छा शौहर भी, जो सबका ख्याल रखना जानता है। यूशे एक ऐसा हीरा है जिसे लालिक तराश दे तो उसकी चमक दोनों को फ़ायदा पहुंचाएगी। अंधेरे में उसकी आंखें चमकी। अच्छा यार, शिज़ा से बात कर लो, वो बहुत शर्मिंदा है। उस बेचारी को खुद अंदाज़ा नहीं था कि इतना मेस क्रिएट हो जाएगा। बुरैरा ने एक बार फिर शिज़ा की हिमायत की। लालिक ने सर आ भरी। मैंने उसे माफ़ कर दिया है। जब गुस्सा कम होगा तो बात भी कर लूँगी, पर अभी तो मुझसे कुछ मत बताना। ओके ओके, पर उसकी गलती नहीं थी यार। मेरी किस्मत ही ख़राब थी जो इतना गंदा फंस गई। पुलिस को बुलाकर खुद ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। भूल गई यहाँ कानून बिकता है। उस भयानक रात के मनाजिर आंखों में घूमे तो उसे तकलीफ़ हुई, सिसकारी भरी। गुड नाइट, बाद में बात करूँगी। अगले ही लम्हे कॉल मुनक़ता कर दी। बुरैरा बस हेलो हेलो ही करती रह गई। रात गहरी होती जा रही थी। वो सो गई। यूशे तकरीबन 1 बजे ही लौटा। कमरे में आकर सर्द सांस भरी। बेगम साहिबा उसे दोनों टाइम सोते हुए ही मिली थी।
میں بھی پاگل ہوں جو امیدیں باندھ کر بیٹھ گیا۔ ہماری شادی کون سی نارمل ہوئی ہے، نہ ہی بیوی نارمل ملی ہے۔ بڑبڑا کے وہ تک ہار کے مسہری پہ اپنی جگہ پہ آن لیٹا۔ لالک نے کروٹ بدلی تو بالکل ہی یوشے کے قریب آ گئی۔ گرم سانسیں جب کندھوں پر محسوس ہوئیں تو اس نے چہرہ خم کر کے اسے دیکھا۔ درمیان میں شاید وہ تکیہ رکھنا بھول گئی تھی۔ یوشے چت سیدھا لیٹا رہا اور کئی سوچوں میں گم آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئی اور سامنے اندھیرا چھا گیا۔ نہ جانے کب تک یہ لا تعلقی چلنی تھی۔ کیا نارمل لوگوں کی طرح وہ دونوں نہیں رہ سکتے تھے؟ ایک دن بعد رات کے 1 بجے تھے۔ آج وہ جاگ رہی تھی۔ بالوں کو ڈھیلے سے جوڑے کی شکل میں ڈھالا ہوا تھا۔ جامنی رنگ کے گھٹنے سے نیچے فراک کے ساتھ چوڑے پانچے کا فلیئر پہنا تھا۔ 1 مہینے میں اسے دوپٹے کی عادت ہو گئی تھی۔ پہلے جو دوپٹہ گلے میں جھولتا تھا اب وہ طریقے سے کندھوں پر پھیلا ہوتا، پر کمرے میں وہ دوپٹہ ادھر ادھر پڑا نظر آتا۔ 15 منٹ گزر کے جب آنکھیں نیند سے پاک تھی، وہ جیسے ہی یوشے کی منتظر تھی، بیویوں کی طرح جیسے شوہر کی واپسی پہ اس کا انتظار کر رہی ہو۔ اسے بائک کے اندر آنے کی آواز سنائی دی۔ پھر 2 منٹ بعد یوشے کمرے میں داخل ہوا اور اسے جاگتے دیکھ کر عجیب خوشگواری ہوئی۔ جاگ کیوں رہی ہیں ابھی تک؟ عادتاً اس نے بائک کی چابی فوراً ٹیبل پہ رکھی اور کرسی پہ بیٹھ کر تسمے کھول کر جوتے اتار کر ایک طرف رکھے۔ سر جھکانے سے بال ماتھے پہ بکھر گئے تھے۔ بھوری آنکھوں میں ہلکی پھلکی خماری تھی۔ رفس حلیے میں بھی بہت پرکشش تھا۔ پر لالی کو سب سے کیا؟ اس نے کندھے جھاڑے اور سیدھی ہوئی۔ اپنے سرتاج کا انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ آئیں اور کب میرے بے چین دل کو قرار آئے۔ انتہائی سنجیدگی سے اپنی بات کہی۔ یوشے کو کھانسی ہی لگ گئی۔ جیسے میں آپ کو جانتا نہیں، بتائیں کیا بات کرنی ہے؟ سر جھٹکا۔ کیا ہو گیا؟ کیا میں ایسے ہی جاگ نہیں سکتی؟ وہ خفا ہوئی۔ آپ کوئی بھی کام ایسے ویسے نہیں کرتی بی بی۔ وہ واش روم کے دروازے کے پاس پہنچ کر بولا۔ لالک نے شانے اچکائے۔ جو سمجھو، مجھے کیا؟ وہ فریش ہو آیا پھر باہر نکل گیا۔ بھوک محسوس ہو رہی تھی، ورنہ وہ رات کا کھانا باہر ہی کھا لیا کرتا تھا۔ کچن میں جا کر فریج کھولا تو بھنڈی کی سبزی رکھی تھی۔ پھر اس نے ہاٹ پاٹ کھولا تو وہ خالی منہ چڑھا رہا تھا۔ لالک اس کے پیچھے ہی باہر آئی۔ یار بندہ ایک روٹی تو پیچھے چھوڑ ہی دیتا ہے۔ لالک کو کچن میں پیچھے دیکھ کر وہ تھوڑے غصے اور چڑچڑے پن سے بولا۔ یہ سب تمہاری امی کا کام ہے، تم کون سا روز گھر میں کھانا کھاتے ہو؟ لالک نے فریج کھولا۔ یوشے بدمزہ ہوا۔ کون سا کوئی میرا منتظر ہوتا ہے؟ اچھا میری جان اداس کیوں ہوتے ہو؟ میں ابھی گرم گرم روٹی بنا کر دیتی ہوں نا۔ پلکیں جھپکا کر وہ فریج پہ جھکی اور ایک باؤل نکالا جس میں پہلے ہی آٹا موجود تھا۔ مجھے دور سے ہی بدبو آ رہی ہے کہ آپ کے دماغ میں کچھ شدید خطرناک چل رہا ہے۔ صاف صاف بتائیں کیا چاہتی ہیں آپ؟ یہ سب باتیں کر کے مجھ معصوم کو نہ آزمائیں، وہ لالک کے تیور پہ چوٹ کرتے کہہ رہا تھا اور اس کے پیچھے ہی آ کھڑا ہو گیا۔ میری جان تم باہر جا کر بیٹھ جاؤ، ابھی 5 منٹ میں روٹی بنا کر لاتی ہوں، پھر بات کریں گے۔ وہ پھر اس کی طرف پلٹی اور اس کے کرتے کی کالر درست کرتے ہوئے میٹھی آواز میں بولی۔ یوشے نے اس کے ہاتھ پکڑے۔ ابھی بتائیں مجھے، میرے اندر تو اب ہال اٹھ رہے ہیں۔ وہ تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ بیبی گو آؤٹ سائڈ، پیار سے لالک نے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالے اور بیلن اٹھا کے سامنے کیا۔ یوشے کے گلے میں گرٹی ابھری۔ اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھ کر چپ چاپ باہر بچھے صوفے پہ بیٹھ گیا، پر مسلسل نگاہیں خانزادی پہ جمی تھی۔ اس کی یہ بہکی بہکی حرکتیں یوشے کو ڈرا رہی تھی۔ اس سب ڈرامے کے پیچھے یقیناً اس کا کوئی مقصد تھا۔ پھر یوشے نے ساری سوچوں پہ لعنت ڈالی اور میری جان لفظ پر دماغ رک گیا۔ فریب میں بھی کتنی محبت جھلک رہی تھی۔ صوفے پہ پشت جمائے اس نے آنکھیں مون لی۔ خان صاحب اٹھو، لالک نے ٹرے میں گرم سبزی اور پلیٹ رکھ کر پیش کی، پھر ہاٹ پاٹ لے کر آئی۔ یوشے نے سبزی نکالی۔ لالک نچلا لب کاٹے اسے دیکھے گئی، پھر یوشے نے ہاٹ پاٹ کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ روٹی کو ہاتھ میں اٹھا کر سامنے کیا، کڑے ضبط سے پوچھا۔ اوہ، روشن دان بن گیا درمیان میں۔ لالک نے معصومیت سے روٹی کے درمیان بنے سوراخ میں انگلی ڈال کر نکالی۔ اب میں یہ جلی ہوئی روشن دان بنی روٹی کھاؤں؟ ویسے تو بڑی ایکسپرٹ بنی پھرتی ہیں، روٹی تو بنانی آتی نہیں، وہ جل کر بولا۔ او مسٹر، میرے باپ کے گھر میں روٹیاں میں نے نہیں بنائیں،
सब्र शुक्र करके यही खा लो वरना सो जाओ भूखे, वो बुलंद आवाज़ में बोली। यूशे सर पीटता रह गया। आहा, भूल जाओ जो मैंने कहा है, अभी दूसरी रोटी बना कर लाती हूँ प्यारे शौहर जी, वो आंखें झपकाकर फिर चली गई। यूशे फिर सोफे पर ढह गया। या अल्लाह, मुझे नहीं मालूम इस औरत के दिमाग में क्या चल रहा है जिसके लिए इतनी मेहनत कर रही है। बस जो भी हो तुम मेरी लाज रखना कि मैं इनकी मदद कर सकूं। फिर 5 मिनट बाद वो हाजिर हुई और चिमटे से रोटी पकड़े उसके सामने हॉट पॉट में रखी। जब आपको बनानी आती है तो उसे क्यों ख़राब किया? दूसरी रोटी को देखकर कहा, जो बिल्कुल गोल नहीं थी ना ही परफेक्ट थी, पर ख़राब रोटी नहीं बनाई थी ताकि तुम्हें होश की दुनिया में ले आऊँ, बेनियाजी से कहकर वो बराबर में ही टिक गई। आपने जानबूझ के रोटी जला दी? दिमाग तो ठीक है आपका, लोगों को खाना नसीब नहीं होता और आप किसी को परेशान करने की खातिर रोटियां जला रही हैं। यूशे को उसका मजाक नागवार गुजरा था। हो गया तुम्हारा? अपना ज्ञान चैनल मेरे सामने मत चलाया करो। कोनी सोफे के पुर्श पे जमाए उसने पूरा रुख यूशे की तरफ किया। पीछे सहन में चांदनी फैली थी। पहले तावे की रोटी अक्सर ख़राब हो जाती, गर्म तवे का अंदाज़ा नहीं होता। मैंने रोटी आज बनाई है पहली बार, शुक्र करो कुछ बेहतर बनी है, वो बेजारी से बोली और जमाई रोकी। लैलिक उसके फारिग होने का इंतज़ार करती रही। यूशे खाने से फारिग हुआ। लैलिक ने ट्रे उठा के किचन में रख दी। ये रख लें। यूशे कमरे से वॉलेट लेकर आया और 5,000 का नोट निकाल के उसकी जानिब बढ़ाया। क्यों? क्या पहली बार रोटी बनाने की खुशी में दे रहे हो? उससे हंसी आई। नहीं, मुझे याद ही नहीं रहा कि आपको पैसों की ज़रूरत पेश आ सकती है, ये रख लें। उसने गर्दन सहलाकर लब काटते हुए कहा और फिर वापस सोफे पर टिका। लैलिक सामने खड़ी थी। तुम मुझे पॉकेट मनी दे रहे हो? वो इस्तेज़ाइया बोली। यूशे ने सर अज़बात में हिलाकर तस्दीक की। बहुत कम है ये, इतने पैसे तो मैं दोबारा रेस्टोरेंट में खाना खाकर उड़ा देती हूँ। वो उसके बराबर में आराम से आकर बैठ गई। बालों की कुछ लट्टें चेहरे के गिर्द झूल रही थी। हवा के चलने से वक्फे से उनमें जुम्बिश हुई। जितनी तुम्हारी सैलरी होगी कम अज़ कम मिकाल भाई मुझे उतनी पॉकेट मनी देते थे। वो यूशे का सुकून गारत कर गई। यूशे ने जबड़े भींचे। आपका शौहर कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, ना ही मेरे पास कोई दरख्त लगा है जहाँ पैसे उगते हों। मेरी मेहनत की कमाई में जितनी शक्कत है उसी हिसाब से आपको ये पैसे दे दिए। जानबूझकर आप वो बात करती हैं जो मेरे इख्तियार में होते नहीं। इस बात को तस्लीम कर लें कि आप अब एक मिडिल क्लास फैमिली का हिस्सा बन गई हैं। वो लहजा हमवार रखे कह रहा था। लैलिक उसे देखे गई। मुझे इस घर में नहीं रहना, मेरा दम घुटता है। कोई अपार्टमेंट या फ्लैट ले लो जहाँ सिर्फ हम दोनों रह सके। उसकी इतनी लंबी तकरीर पर पानी फेरे वो रवानगी में कहकर खामोश हुई। यूशे साकित रह गया। और मेरे माँ बाप? ठीक है, उनको भी ले चलेंगे, पर यहाँ से निकलो। मेरे बस की बात नहीं है, वो साफ बोला और नज़र चुराई। सब तुम्हारे बस में है, घर बेचकर किसी अच्छे इलाके में फ़्लैट ले लो। वो हुर्रा कर आई थी। यूशे उसे देखे ही क्या। तो ये उस सब ड्रामे की वजह ये थी। मैं यही सोच रहा था क्यों मेरी खिदमतें कर रही हैं। यकीनन कोई उल्टी सीधी ज़िद आपको मनवानी होगी। मैं ये घर नहीं बेच सकता, बाबा की यादें यहाँ मौजूद हैं और मेरा सारा बचपन यहाँ गुजरा है। वो उसे समझाते हुए नरमी से बोला। पर खानज़ादी ने कभी उसकी मानी है? यादें क्या कब्र में लेकर जाओगे? घर बेच नहीं सकती तो किराए पे चढ़ा दो, फैसला तुम्हारे इख्तियार में है, मैं या फिर ये घर। वो भी बस ज़िद पर उतर आई और उठकर कमरे में चली गई। यूशे हवन्नकों की तरह उसकी पुश्त घूरता रहा। मकीन, निगाहे उल्फत, मिजाज बरहम, ये सिलसिला भी अजीब तर है। हज़ार शिकवे, हज़ार रंजिशें, वो शख्स फिर भी करीब तर है। उसकी बात सुनकर यूशे हैरान ही तो हुआ था। थकन के बाइस चेहरे की चमक भी मद्दिम पड़ रही थी। बालों में हाथ फेरा और उठकर लैलिक के पीछे ही कमरे में गया। दरवाज़ा लॉक करके उसके पास कुर्सी खींचकर मसहरी के नज़दीक बैठ गया और बिना तासिर के उसे देखा, जो गोया उसे बेनियाज बनी बैठी थी। आपको मालूम है मैं आपको नहीं छोड़ सकता, तो क्यों ज़िद लगा कर बैठ गई हैं? उसका अंदाज बहुत ठंडा, सुलझू और समझाने वाला था। लैलिक ने नरूठेपन से देखा। यूशी, आई कांट टेक इट एनी मोर, प्लीज़ मेरी बात मान लो, मैं गलत नहीं कह रही। इस माहौल से बाहर निकलो, आगे बढ़ने के लिए स्टेप लेने पड़ते हैं। वो उसकी जानिब झुकी। लहजा इल्तिजाइया नरम पड़ गया। यूशे बिना तासिर के देखे गया।
कुछ वक्त ठहर जाएं, अभी ये सब करना मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है, ये सब बस बहाने हैं। मैं हूँ ना, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। ललित ने लब काटते हुए उसके दोनों हाथ थाम लिए। यूशे का माथा ठटका। ये सब करने से कुछ हासिल नहीं होगा। ललित ने हाथ फिर भी थामे रखा। यूशे के अंदर उन नर्म मुलायम हाथों के लम्ब से सुकून उतर रहा था। मैं जॉब करना चाहती हूँ, कुछ देर ठहरने के बाद कहा। यूशे तसल्ली से मुस्कुराया। अब आई ना बिल्ली थैले से बाहर? अब तो मेरा साथ दोगे ना? आंखों में देखा। बिल्कुल नहीं, हम आपको इसलिए बीवी बनाकर नहीं लाया कि जॉब की जिम्मेदारी डाल दे। हमारा कमाई में गुजारा होता नहीं क्या? उसके तेवर बिगड़े। सिर्फ गुजारा होता है, मुझे खुल कर जीना है। मैं शुरू से एक इंडिपेंडेंट लड़की बनना चाहती थी, पर मुझे घर में किसी ने इजाज़त नहीं दी। हम इमोशनल ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा। साफ इनकार। खान साहब, पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? वो एकदम भड़की। यूशे ने जताती निगाहों से देखा। ललित ने फ़ौरन खुद को ठंडा किया और चेहरा यूशे के करीब कर लिया। अपनी की गई हर बदतमीज़ी पर मैं माफ़ी मांगती हूँ। आंखें मूंदकर वो एक जस्ट में बोली। खानजादी और माफ़ी, वो भी यूशे से? नामुमकिन। अपनी बात मनवाने के लिए प्लीज़ ये अच्छे होने का ड्रामा मत किया करें। यूशे का लहजा उखड़ और रूखा सा हो गया। मैं झूठ बिल्कुल नहीं कह रही, मैं शर्मिंदा हूँ। वो मज़ीद उसका चेहरा देख नहीं सकी, निगाहें झुका ली। और यही लम्हा था जब यूशे को एहसास हुआ वो झूठ नहीं कह रही। मुझे एहसास हो गया है, मैं गलत थी। मैंने खुद से हुई ज़्यादतियों का बदला तुमसे लिया, तुमसे बैर पा लिया, नफ़रत करने लगी, हर तरह से तुम्हें तकलीफ़ देनी चाही। अपनी बातों से तुम्हें बहुत हर्ट किया। उस वक्त मैं गुस्से में थी। एक शहरयार नामी शख्स का पर्दा मेरी आंखों पे बंधा था। जब वो पर्दा हटा तो चीज़ें नज़रों के सामने वाज़ेह हुई। मुझे मालूम है किसी के दिए ताने पे कितनी तकलीफ़ होती है। जैसे बचपन से मेरी फूफो मुझे लफ्ज़ों से ज़ख्मी करती आई हैं, मैं भी वैसे ही थी। सख्त तरीन लफ्ज़ कहकर ज़ख्मी किया, ना चाहते हुए भी। आंखों में पानी के कतरे नमूदार हुए। यूशे के हाथ अब भी उसके हाथों में मौजूद थे, जिन्हें उसने गोद में रख लिया था। आपको एहसास हो गया, ये गनीमत है, पर यह कहाँ का इंसाफ है कि खुद पे हुई ज़्यादतियों का बदला हम किसी और से लें। वो तल्ख होने से खुद को रोक न सका। हो गई ना गलती, माफ़ कर दो। अब क्या पैर पड़ो तुम्हारे? अचानक से खफगी उदाई। यूशे मसरूर सा मुस्कुराया। तो मुझे अब शौहर मानती हैं? नहीं, मेरे माफ़ी मांगने से सब कुछ ठीक नहीं हुआ। मैंने अपने बुरे रवैये पे माफ़ी मांगी है। तुमको जलील करना, ज़ात के पर खच्चे उड़ा देना, वो सब गलत था। जिस जंग का मैंने ऐलान किया था वो जंग नहीं रही। हम नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैं जानती हूँ मेरे पास खोने को सिर्फ अब ये सांस की डोर बची है, और जब तक ये है मैं अपने मकसद की तामील चाहती हूँ। यूशे, तुम वाहिद मर्द हो जिसके आगे ललित नर्म पड़ गई, क्योंकि मुझे मालूम है तुम मेरा साथ लाजमी दोगे ना? वो उम्मीद और इल्तिजा भरे अंदाज में मुखातिब थी। नॉर्मल ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे? पहले मुझे शौहर तो तस्लीम करें। आपने ड्राइवर ही समझ रखा है। दोस्त बनकर? वो तुरंत ही बोली। क्या हम अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? देखो, इब्तिदा से हम दोनों एक दूसरे को बुरे लगते थे। बात बात पे अटकना और ज़ुबान चलाना। तुम्हें पता है मेरी आना पे चोट लगती थी जब भी तुम मुझे सामने से जवाब देकर मुंह बंद करवाते थे, इसलिए मुझे शुरू से ही बुरे लगने लगे। वो धीमे से रास पे पर्दा उठाकर बोली। यूशे ने अपने हाथ निकालने चाहे तो ललित ने आंखें दिखाकर गिरफ्त मजबूत कर दी। आप मुझे हमेशा अपने साथ पाएंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, वो बेख्तियार बोला। ललित के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट रकम हुई। तुम जानते हो मैं हरी से शादी क्यों नहीं करना चाहती थी? क्योंकि मुझे मालूम था वो शख्स मुझे बीवी बनाकर बस घर में शो पीस की तरह सजा देगा। मेरे ख्वाब तो कभी पूरे नहीं हो सकेंगे। इतने साल पढ़ाई पे लगाए हैं, अब जब कुछ करने का वक्त आया तो मुझे इजाज़त नहीं मिल रही थी। यूशे प्लीज़ सोच बदलो, तुम तो इतनी छोटी सोच नहीं रखते। मुकाबिल को कायल करने की पुरज़ोर कोशिश। अच्छा, बड़ा मालूम है आपको मेरे बारे में। अब रोज का ही। हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तुम एक अच्छे बेटे, अच्छे भाई और अच्छे शौहर हो। इनफैक्ट एक अच्छे इंसान हो, पर कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत तुम्हें भी है। यूशे बात सिर्फ गुजारा करने की नहीं है। तुमने कभी आगे बढ़ने के लिए सोचा ही नहीं। तुम सारी ज़िंदगी जॉब के चक्कर में फंसे रहोगे। जिन हालात में पैदा हुए उन्हीं में मर जाओगे।
कम अज़ कम खुद को वेल सेटल करो, अपने गिर्द ज़िंदगी का दायरा बड़ा करो, अपने पेरेंट्स के लिए ज़्यादा सोचो। क्या वो एक अच्छे से घर में नहीं रह सकते? अपनी बहन के बारे में सोचो, उसके ढेरों ख्वाब नहीं होंगे? यार, हर बंदा चाहता है उसके पास बड़ा सा घर हो। ज़िंदगी में तब्दीली की बहुत ज़रूरत होती है। वो बहुत आहिस्तगी से यूशी को अपने शहर में जकड़ रही थी। उसकी बातें सुनकर यूशी उसकी जानिब सोचने पर मजबूर ज़रूर हुआ। यूशी, अब सब कुछ तुम पर मुनहसर करता है। मुझे यकीन है तुम अक्लमंदी से काम करोगे। ललित ने उसके हाथ छोड़े, पर यूशी के उठाने से पहले ही उसकी कलाई पे आहिस्ता से खोए खोए से अंदाज में उंगली फेरने लगी। यूशी सांस भरकर रह गया। वो जान गया था खानजादी उसे बहुत टफ टाइम देने वाली है। अच्छा बस, अब तारीफ़ें कम करें। एक जाहिल गंवार इंसान से आपने तो मुझे फ़रिश्ता ही बना दिया। ललित की आंखों में देखकर हल्के फुल्के अंदाज में माहौल की संजीदगी को ज़ाहिर किया। मैंने मुबालगा आराई से हरगिज़ काम नहीं लिया। खैर, अब तुम ये मत समझना कि खानजादी नर्म पड़ गई। हाँ जी, लड़े बगैर मोहतरमा का गुजारा कहाँ होगा। बचपन से लड़ती ही तो आई हैं। वो धीरे से हंसा। मेरी जान, कितना तुम मुझे जानते हो। तुम्हारी यही बात अच्छी लगती है कि मेरी बात फ़ौरन समझ जाते हो। वो चाशनी सा मीठा बोली। क्या कभी खानजादी का दिल मेरे मामले में इतना नर्म नहीं होगा कि हकीकत में यूशे खान आपकी जान बन जाए? पुरजोश निगाहों से वो उसका जायज़ा ले रहा था। ललित का चेहरा सपाट हो गया। नहीं, खानजादी की विकेट मतलब मुझे हराना चाहते हो? ऐसा मैं मुमकिन नहीं होने दूंगी। मोहब्बत एक बार करके देख ली है, बहुत बुरा अंजाम हुआ है, अब डर लगता है। खैर, तुम मौजू नहीं बदलो। वो सीधी हुई। अम्मी बाबा अगर घर तब्दील करने पर राज़ी हुए भी तो आपको बाहर जॉब करने की इजाज़त नहीं देंगे। और मैं बता दूं, किसी अपार्टमेंट या फ्लैट को किराए पे लेना आसान नहीं। जो कमाएंगे आधी से ज़्यादा तनख्वाह उसमें चली जानी है। फिर खाएंगे पिएंगे क्या? बिल्कुल बच्चे हो तुम, सब कुछ मुझे ही बताना होगा। इस घर को किराए पे चढ़ा दो। घर के दोनों पोर्शन, जो रकम किराए की सूरत में मिलेगी तुम उससे फ्लैट का किराया अदा करना, और कुछ कमी बेशी हुई तो खुद से डाल देंगे। यूशी, मेरा दम घुटता है, प्लीज़ इस घर से निकलो। वो बहुत उकताई हुई नज़र आ रही थी। सब कुछ प्लान कर रखा है आपने? गहरी निगाहों से देखा। बिल्कुल, कामयाब वही होता है जो प्लान्स बनाकर उन पर अमल करता है। बाकी हमारी किस्मत, और मुझे यकीन है हम कामयाब होंगे। अल्लाह बगैर किसी वजह के इंसान के दिल में किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं डालता। आखिर में सांस भरी यूशी ने सरद से सर हिलाया। तो फिर भी आपको जॉब की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई दूसरी अच्छी जॉब ढूंढ लूँगा। तुम्हारी टांग मेरी जॉब पे आकर क्यों अटकती है? वो भड़क उठी। मसला क्या है तुम्हारे साथ? मैं ये अपने लिए करूँगी और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम दिन रात मेहनत करके एक हो जाओगे, तब भी खर्चे पूरे नहीं होने। शुक्र, ख्याल तो आया। यूशी ने ऊपर पंखे को देखा। ललित ने फ़िलहाल उसे फ्रीलांसिंग के बारे में कुछ नहीं बताया। यकीनन उसके पीछे भी कोई वजह ही होनी थी। अच्छा ठीक है, बस एक बार अम्मी बाबा से पूछना पड़ेगा। किस खुशी में? मेरे शौहर तुम हो, बस तुम्हारी इजाज़त काफ़ी है। अजीब थी वो। एक तरफ उसे शौहर मानती थी और दूसरी तरफ अपने फ़ायदे के वक्त यूशी याद आ जाता। अजीब नहीं थी बल्कि होशियार थी। और सितम ये कि यूशी उसकी उन खसलतों से वाकिफ़ होने के बावजूद उसका साथ देने पर आमादा था। बीवी थी, साथ कैसे नहीं देता? गिरगिट जितने रंग नहीं बदलता, उससे ज़्यादा दिन में आप रंग बदलती हैं। यूशी हाथ निकाल कर खड़ा हो गया। थैंक यू यूशी। फ्रेंड्स? ललित ने खुशी से निहाल होते हाथ बढ़ाया। यूशी ने मुस्कुरा के थाम लिया। गुड नाइट। मुस्कुराती हुई वो पलटी तो हाथ पे खिंचा हुआ यूशी के हाथ से उसका हाथ आज़ाद नहीं हुआ था। यूशी ने झटके से उसे करीब किया। ललित की आंखें बाहर निकल आई। दिल तेज़ी से धड़का। यूशी, हम सिर्फ दोस्त हैं। खानजादी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर फासला कायम किया। हद है, उल्टा ही सोचिएगा। मसहरी के उस तरफ का पाया हिल रहा है। रात को नीचे गिरकर मुंह ही ना तोड़वा लिएगा। यूशी ने हाथ छोड़ा और मसहरी पर से मैट्रेस हटाकर टटोलने लगा। तो फिर? वो हैरान हुई। तो फिर ये कि इस मुबारक दिन आपको नीचे फर्श पर सोना होगा। उसने पलक झपक कर बताया। ललित ने फट न फीकी। नहीं, पागल हो क्या? मैं नीचे नहीं सोऊंगी। ललित ने गुस्से के मारे पैर पट गए। सोना तो पड़ेगा। पाना वगैरह सब कुछ बाबा के कमरे में है और ये मुझसे अकेले टाइट होगा भी नहीं। एक काम करते हैं, यही मैट्रेस नीचे बिछा लेते हैं। मदद करे मेरी।
लालिक की शक्ल पे 12 बज गए, पर यूशे ने किसी की परवाह नहीं की। बदबदली से वो उसकी मदद करने लगी और मैट्रेस ज़मीन पर बिछा दिया। खान साहब, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, तुमने मुझे ज़मीन पर सुलाया। वो रोने को आई। यूशे ने होठों पे आने वाली मुस्कुराहट को रोका। मर्जी है आपकी, वरना जागती रहें। यूशे तो तकिया चादर लिए एक तरफ आकर लेट गया, फिर हाथ से इशारा करके उसे बुलाया। लाइट बंद कर दें आने से पहले। सारी ज़िंदगी मैं तुम्हें अब जली हुई रोटी खिलाऊंगी, वो कुड़ कर बोली और लाइट ऑफ करके अपनी जगह पे लेट गई। यूशे ने फिर अपना तकिया उसके तकिए के साथ लगा दिया, ये देख कर कि वो आग बगोला हो गई थी। निकलो कमरे से, ज़्यादा फ्री हो रहे हो तुम। दांत पीस के उसने मुक्का उसके कंधे पे मारा। मोहब्बत बढ़ती है इस तरह, वो अपनी मुंह तक बना कर ले आया। तुम्हारी इस मोहब्बत की ऐसी की तैसी, दूर हो रहे हो या कमरे से निकाल दूँ? कलस कर दांत पीसे। इतनी ही सक्कत है तो उठाकर फेंक दे बाहर। बाजू आंखों पे रखे वो बुलंद आवाज़ में बड़बड़ाया। लालिक कलस कर वापस जाएगी। उस पठान से बहस करना बेकार थी। लालिक को बेबसी का एहसास हुआ। करवट लेकर वो आंखें बंद कर गई। सब कुछ ठीक तो है, सारे नट टाइट हैं। लालिक कमरे से निकली थी और पीछे ही मुजम्मिल ने सारे नट चेक किए। यूशे ने मैट्रेस उठाया था, नीचे पटका। मुंह बंद कर, मालूम है मुझे सारे नट टाइट हैं। रात मैडम से झूठ बोला था। च्युइंगम मुंह में चबाते हुए वो मैट्रेस ठीक करके सुकून से मसारी पर बैठ गया। मुजम्मिल के माथे पर बलों में इजाफा हुआ। क्या माजरा है ये सब? अब्रू सुकेड़ कर पूछा। मैं बस देखना चाहता था वो अपने मकसद के लिए कितनी पुरज़म है। यूशे की निगाहें दरवाजे पे ही जमी थी। जो भी करो सोच समझ कर करना, वो बहुत होशियार है, कहीं तुम्हें बेच कर ही ना खा जाएं। उसकी बात पे यूशे जैसे बदमज़ा हुआ। मुजम्मिल तासरात देकर हंस दिया। सब कबूल है मुझे, अगर उनको इस सब से खुशी हासिल होगी तो मैं उनका साथ ज़रूर दूंगा। वो हथेली रगड़ रहा था। मुजम्मिल ने चौंक के उसे देखा, मुंह खुला। खैरियत तो है ना? खैरियत है, तुम बस अपना मुंह बंद रखना। खबरदार जो ऑल फॉल नट के बारे में बकवास की। यूशे ने आंखों समेत तंबी की। तभी लालिक वापस कमरे में आई। भाभी, अब बिल्कुल ठीक हो गई है ये। और कोई खिदमत मेरे लाए? लालिक को देखने के बाद यूशे की जानिब चेहरा करके दिल के मकाम पे हाथ रखा। लालिक ने खौफ से उसे देखा। नहीं, बस चाय पीकर अपनी शक्ल गुम कर लेना, यूशे ने रूखेपन से कहा था। लालिक की जानिब मतवज्जा हुआ। चाय आ रही है ना? यूशे ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, ला रही है तुम्हारी बहन। लालिक ने लापरवाही से ढीले बल वाली चुटिया पीछे की। चाय नजफ बना रही है। मुजम्मिल के अब्रू फिर सुखड़े। मैं नजफ की नहीं, मायरा की बात कर रही हूँ। यूशे की दूसरी बहन। वो खासे जताते हुए अंदाज में बाहर निकल गई। मुजम्मिल के गले में कुछ अटका। मुबारक हो 22 साल की बहन। गिल्टी निगल कर वो हंस कर बोला। खालिस बीवियों वाली खसलतें हैं इनकी। माजगा माँ ख़राब हो, दिमाग ना ख़राब कर, यूशे तहम्मुल से कहते उठ खड़ा हुआ। मुजम्मिल का सुनकर मायदा सख्त बेजार हुई थी। शाम में यूशे कंपनी से वापस आकर मुजम्मिल को साथ लाया था। लालिक को मालूम हो जाता कि यूशे ने उससे झूठ कहा था तो वो अलग हंगामा बर्पा कर देती, इसलिए अपनी बात में वज़न कायम करने के लिए मुजम्मिल को लाना पड़ा। मायदा कप निकाल कर स्लैब पर रख रही थी। लालिक हरे रंग के प्रिंटेड सूट में मलबूस किचन में दाखिल हुई। तुम्हारा भाई कह रहा है चाय बन रही है या पाए? गर्दन उठा के एक तायराना नज़र किचन में डाली और बाजू लपेट के दरवाजे से बायां कंधा टिकाकर बेनियाजी से खड़ी हो गई। माइदा ने उसकी बात पे सुलग कर गुस्सा अंदर उतारा। आँच हल्की आ रही है। तहम्मुल से चायदान में उसने झांका। छोड़ो, ऐसे ही निकाल लो, पक तो गई है, और कितना उबाल लाओगी? दोनों बैठे अंदर बातें बगा रहे हैं। लाओ ये दो ताकि जल्दी से फिर कमरा खाली हो। लालिक अलग ही मूड में आगे बढ़ी और चूल्हा बंद करके चायदान उठा के दोनों कप छान ली। माहिदा आंखें बड़ी किए हैरानी से उसे देखती रही। बाद में तुम्हारा मियाँ मुझे आकर बातें सुनाएगा कि कैसी चाय बनाई थी। वैसे ही उसकी महबूबा अंदर बैठी है, वो ज़्यादा आग लगाएगी। वो आंखें उस पे जमाए खड़ी थी। लालिक ने खौफ से उसे देखा। तो भाई की डांट सुन लोगी तो क़यामत बर्पा थोड़ी हो जाएगी। कंधे उचकाती ट्रे में कप रखकर वो बाहर निकल गई। या अल्लाह, नौकरानी ही समझ लिया इन लोगों ने। ना अपने घर में सुकून था, ना ही इधर। काम कर कर के घिस जाऊंगी। माहिदा तबाह दे। वो पैर पटक कर बाहर निकल गई।
चाय पीकर वो मुजम्मिल के जाने के बाद ही मार्ट के लिए निकल गया। बाइक की चेन उंगली में लिपटाए कमरे से निकला। माहिदा सोफे पे बैठी डाइजेस्ट पढ़ रही थी। यूशे ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए और टेबल दूर खींचकर बैठ गया। चाय तुमने बनाई थी? उसने अबरू भींचे ही पूछा। हाँ, पर तुम्हारी बीवी ने उबाल आने से पहले निकलवा ली। तुम्हारी बीवी को तुम्हारा वो लोफर दोस्त पसंद नहीं आया? माहिदा डाइजेस्ट में हुनूस देखते हुए कह रही थी। यूशे ने डाइजेस्ट झपटी। उनको तो तुम भी नहीं पसंद। मेरी बला से खैर मैं उठ जाता हूँ, कहीं बेगम ने देख लिया तो। ओहो यूशे, तुम डरते हो उससे? माहिदा महजूज हुई। नहीं तो तुम्हारे साथ देख लिया तो बिला वजह नया फजीता खड़ा हो जाएगा, वो कहते हुए उठा। कभी मुझे वो बिल्कुल साइको लगती है। अजीब तरीके से तुम्हें मेरा भाई बनाने पे तुली है। डाइजेस्ट लेते हुए उसने झरझरी खाई। यूशे के चेहरे पर संजीदगी तारी हुई। तो गलत थोड़ी कहती हैं। मेरे लिए तुम भी नजफ़ की तरह हो, और आइंदा उनके लिए ये फिजूल अल्फाज मुंह से ना निकालना। वो जैसी भी हैं मुझे ऐसे ही पसंद है। न लहजे में कोई तंज न वार्निंग, बस नहायत आम लहजा। माहिदा ने ताज्जुब से देखा। जाओ यूशे जाओ, इससे पहले वो नाजिल हो जाए और तुम पर शक करे। जाहिर है मोहब्बत करने वाले किसी के साथ महबूब को देख लें तो जलते ही हैं। वो शक नहीं करते, हक जताती हैं सपाट अंदाज में। खरा सच। सही, तो उसे समझाओ मुझसे रूड ना हुआ करे। उसे लगता है कि खैर हम बचपन से दोस्त थे। उसको समझा दो, हर वक्त मुझे काट खाने को दौड़ती है, वो नरमी से कहने लगी। यूशे ने सर हिलाया। ये बदगुमानी तुम अपने जहन से निकाल दो, वो लंबे अरसे तक कुछ भी याद नहीं रखती। आम लहजे में कहकर वो बाहर निकल गया। माहिदा ने उसकी पुश्त घूरी, फिर शाने उचकाकर डाइजेस्ट पे तवज्जो डालनी चाहिए कि सामने वाले कमरे से लाली खूंखार निगाहों से देखती हुई बाहर निकली। साइको जैसा मुहज़्ज़िब लफ्ज़ मेरे लिए नहीं बना, अलबत्ता उन लोगों के लिए है जो दूसरों की ज़िंदगी में फप्फे कुटने बनते हैं। इडियट, सर निगाहों से कहती वो अपने कमरे में चली गई। यूशे सही कहता है, इस घर में दीवारों के भी कान हैं। अल्लाह ताला, क्या करूं अब मैं? अब तो मैंने अपने दिल को भी समझा लिया है। ना अब यूशे से मोहब्बत परवान चढ़ी, फिर भी इस लड़की ने ताने दे देकर खून निचोड़ लेना है मेरा। बेख्तियार सच छत की जानिब उठाया था। तकरीबन 10 बज रहे थे। खाने से फारिग होकर लालिक नजफ़ के कमरे में बढ़ी। नजफ़ ज़मीन पे किताबें फैलाए बैठी थी। कमरे में एक सीटी नुमा सोफ़ा बिछा था, उस पर भी उसकी कुछ किताबें मौजूद थी। लालिक दरवाजे पर पहुंचकर दुपट्टा लाशऊरी तौर पर उंगली पर लपेट रही थी। नजफ़ ने किसी एहसास के तहत सर उठाया। आइए ना भाभी, बाहर क्यों खड़ी हैं? उसने मुस्कुराकर फ़ौरन सीटी पर से किताबें समेट लीं। मैं बोर हो रही थी इसलिए तुम्हारे पास आ गई। लालिक भी मुस्कुराकर अंदर आई। नजफ़ के चेहरे पर खुशी के फूल खिलने लगे। वक्त कितनी तेज़ी से गुजरता है और इंसान के रवैये में भी कितना बदलाव आते जाते हैं। चंद दिन पहले यही लालिक नजफ़ से भी उकता कर मिलती थी, मुँह पे उसको बातें सुना देती थी, पर नजफ़ की जानिब से मिलने वाली मोहब्बत ने उसे नरम कर दिया था। वो मासूम लड़की का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, जैसे उसका दुखा दिया जाता था। नजफ़ प्रैक्टिकल जर्नल बनाने में मसरूफ़ थी। लालिक एक शेल्फ़ के पास आई जो दीवार के साथ लगा था, जिसमें काफ़ी सारी किताबें मौजूद थी। लालिक ने अचंभे से उन किताबों को देखा। कुछ गलत महसूस हुआ। उन किताबों की उसे तवक्को नहीं थी। शेल्फ़ से एक भारी किताब निकालकर उसने उलट पुलट कर देखी, फिर एक और किताब निकाली। नीचे कुछ मोटे रजिस्टर्स रखे थे, वो भी देखे। अंदाज़ पुरअसरार रखे नजफ़ की जानिब सर घुमाया। नजफ़, तुम तो मेडिकल की स्टूडेंट हो, फिर ये बिज़नेस की बुक्स तुम्हारे पास क्या कर रही हैं? वो मुत्तहिर थी। माथे पे नाम महसूस बल पड़े, आंखों में सवाल थे। नजफ़ ने ध्यान हटाकर सर उठाया। ये बुक्स, ये तो यूशे भाई की हैं, वो बताकर वापस अपने काम में लग गई। लालिक बदिक्कत मुस्कुराई, फिर लब पे वस किए सारी किताबों को खोल कर देखा। निगाह मज़ीद फैली तो शेल्फ़ के पास नीचे एक बैग भी पड़ा दिखाई दिया। लालिक ने सांस भरकर खुद को कंपोज किया। नजफ़, मैं ये अपने कमरे में ले जा रही हूँ। लालिक ने किताबें समेटने शुरू की। नजफ़ ने खामोशी से सर हिला दिया। यूशे रात 1 बजे से पहले ही घर पहुँच गया था। आज फिर मोहतरमा जागती हुई मिली। वो शावर लेकर ट्राउज़र और गोल गले की भूरी शर्ट में बाहर निकल गया। गीले बालों से पानी अभी माथे पर टपक रहा था। वो आईने के सामने खड़ा
तौलिए से बाल खुश्क करने लगा। लैलिक उसकी पुश्त घूरती रही, फिर जगह से उठी और चंद सेकंड्स के बाद वो अपनी मखसूस जगह पर आ गई। यूशी, तुमने पढ़ाई दोबारा कंटिन्यू क्यों नहीं की? किताब हाथ में थामे आम से अंदाज में उसने अब्रू उचकाए सवाल किया। यूशी ने आईने में उसका अक्स देखा और खामोश रहा। क्या हुआ, जवाब नहीं दोगे? वो उठ के उसके पीछे आन खड़ी हुई और बुक ड्रेसिंग पर पट गई। यूशी ने बुक देखकर आंखें बंद करके वापस खोली। जब मालूम हो गया तो सवाल पूछने का मकसद? उसने संजीदगी से कंधे उचकाए। लैलिक ने जब से उसे घूरा। मुझे तो पता ही नहीं चलता अगर नजफ के कमरे में जाकर उसकी चीज़ों में न घुसती। बताओ, किस खुशी में मुझसे छुपाते रहे थे? कोई ख़ास वजह नहीं है। वो उसकी आंखों में देखने से गुरेज कर रहा था। लैलिक के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। कल हम दोनों ने दोस्ती की थी गालिबन। तुम मेरे बारे में सब जानते हो, पर मैं तुम्हारे बारे में चंद बातों के अलावा कुछ नहीं जानती। आई वॉन्ट टू नो हु आर यू। अपना मुंह खोलो वरना मैं तुम्हारा सर खोल दूँगी। वो सुलग उठी। अच्छा बता रहा हूँ। तहम्मुल से सर्द आह भरी। इंटर के बाद गैप ईयर लिया था। मुझे लगा मज़ीद पढ़ नहीं सकूँगा क्योंकि बाबा बीमार हो गए थे और अम्मी ने फोर्स किया कि मैं बाबा की मुलाजमत संभाल लूँ। उस वक्त तालीम इतनी नहीं थी जो ज़्यादा सैलरी वाली जॉब लगती। मिकाल साहब जो सैलरी देते उसमें आराम से हमारा ख़र्चा निकल जाता था। फिर साल बाद मैंने एडमिशन लिया और प्राइवेट पढ़ना शुरू कर दिया। बस इतना ही। उसकी आंखों में देखकर कहने के बाद वो मसहरी पर आकर बैठ गया। लैलिक वापस पलट गई। तो मुझसे ये क्यों छुपाया? क्या मेरे वो तंज तुम्हें अच्छे लगते थे? तेवर चढ़ाकर वो उसके बराबर में बैठ गई। यूशी ने सांस भरकर उसे देखा, जो आज जैसे सब जानने के लिए जागकर उसके इंतज़ार में बैठी थी। जब इतना इसरार कर रही हूँ तो बताता हूँ, पर मेरी बात के दरमियान कुछ बोलेंगी नहीं, और जो मैं बोलूँगा अगर बुरा लगे तो कड़वा घूंट पीकर बर्दाश्त कर लीजिएगा, जैसे मैं करता था। गले में मौजूद चेन आहिस्ता से घुमाई। लैलिक ने सर अज़बात में हिलाया। शौक़ से नहीं आया था मिकाल साहब के पास मुलाजमत करने, बस उसके अलावा दूसरा ऑप्शन मेरे पास नहीं था। पर मैंने उनसे वफ़ादारी मुकम्मल निभाई। उन्होंने भी मुझे छोटे भाई की तरह रखा। वो आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था। लैलिक को मिकाल नामा सुनने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। उसने बेजारियत से जमाई रोकी। आपने तो पहले दिन से ही कसम खाई थी यूशी को जलील करने की, क्योंकि आपको वो लोग बहुत बुरे लगते थे जो पढ़ाई से मुंह मोड़ लेते हैं। आपके नज़दीक सिर्फ तालीम हासिल करके ही शख्सियत संवर सकती है। जो पढ़ ना सके वो जाहिल और गंवार है। मैं ये बात मानता हूँ, तालीम से शख्सियत संवरती है, जभी तो पढ़ाई दोबारा जारी की। पर जो पढ़ लिख ना सके वो जाहिल नहीं, अनपढ़ होता है। अनपढ़ और जाहिल, उन दोनों में बहुत फ़र्क है। बाज़ लोग तालीम हासिल करके भी अपने अंदर की जहालत को ख़त्म नहीं कर पाते, और बाज़ लोग बगैर तालीम के भी काफ़ी समझदार साबित होते हैं। तवक्कुफ़ से उसने सांस भरी। लैलिक घुटने पे कोहनी टिकाए हथेली पर ठोड़ी जमाकर गौर से उसे देख रही थी। काफ़ी सुलझा हुआ और संजीदा सा यूशी था ये तो। मैं मिडिल क्लास लड़का हूँ और मुझे कभी इस बात पे कोई दुख तकलीफ़ नहीं हुई। मैं हमेशा से इसमें खुश रहा। लाखों लोगों से बहुत बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा था। हाँ, बस गुज़र रही थी, और आगे भी बस गुजारने के लिए ही अच्छी जगह जॉब करना चाहता था। आप मुझे हमेशा बुरी लगती थी क्योंकि आपने मुझसे बैर पाल लिया था और फिजूल में बातें सुनाती रहती थी। नागिन, यही कहते थे ना मुझे? लैलिक ने घूर कर उसे देखा। यूशी ने सर हिलाया। नागिन तो मैं हूँ, सब बर्बाद कर देती हूँ। वो खुद से महजूज होते हंसी। बुरा नहीं लगा आपको? नहीं, मेरी पुप्पो तो न जाने क्या क्या बोलती रहती थी। उससे तो नागिन लफ्ज़ बेहतर है, वो इत्मीनान से बोली। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम BBA कर रहे हो? क्योंकि डिग्री के बाद खानजादी को एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करके जवाब देना चाहता था, और मज़ीद वक्त मिला तो MBA भी मुकम्मल कर लूँगा। और वो जो इतनी तल्ख और फिजूल बातें मैं करती थी वो बर्दाश्त करते रहे। वो हैरान हुई। आप एक सरफिरी लड़की हैं, आपको भला क्यों सीरियस लेता? आप जो भी बोलती वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। एक सरफिरी लड़की से और क्या तवक्को रखी जा सकती है? यूशी ने गीले बालों में हाथ फेर कर उसकी निगाहों में देखा। लैलिक लब पे वस्त की उसे घूरती रही। इसीलिए मुझे तुम बुरे लगते हो। आपका मसला ये है कि आप चाहती हैं सामने वाला आपके दबदबे में रहे, पर यूशी ऐसा नहीं था। वो हकीकत मुंह पे कहकर उसे ही देखता रहा।
कौन सा सेमेस्टर है तुम्हारा? लैलिक सीधी हुई, बाल बाएं कंधे पर बिखर गए। लास्ट। 2 महीने बाद एग्ज़ाम्स हैं, बेनियाजी से जवाब आया। व्हाट? कैसे एग्ज़ाम्स दोगे? मैंने तो तुमको अब तक पढ़ते हुए भी नहीं देखा। वो बुरी तरह चौंकी। लैलिक किताबों का कीड़ा रह चुकी थी। कंपनी से ऑफ के बाद एकेडमी जाता हूँ, घर पे भी पढ़ता था, शादी के बाद से टाइम नहीं मिल रहा। रात को नजफ़ के कमरे में पढ़ता हूँ। आप तो सो रही होती हैं, आपको क्या मालूम। दोनों अबरूज काटा, वो आराम से खड़ा हुआ। चीपस्टर, तो मुझे बता नहीं सकते थे? खान साहब, अना तो तुम्हारे अंदर भी बहुत है, बदनाम बस मुझे सब ने किया हुआ है, वो तिनक कर बोली। 1 मिनट, तुम कंपनी में जॉब करते हो? सुपरवाइज़र, बल्कि नहीं, अकाउंटेंट हूँ वहाँ। यूशे ने बेजारी से पहलू बदला। लैलिक उसके मुकाबिल आई। झूठे आदमी। अच्छा ना, बस कर दें, और कितने सवाल जवाब करेंगी? वो उकता गया। अभी तो कुछ पूछा ही नहीं मैंने। डिग्री के बगैर तुम्हें अकाउंटेंट रख लिया, और मार्ट में तो तुम कैशियर ही हो ना? हाँ, बाज़ लोग काबिलियत को देखकर जॉब देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल हूँ जो उन्होंने ऑफ़र कर रखी थी। मुज़म्मिल का कज़न वहाँ का मैनेजर है। ओह, सिफारिश? लैलिक ने तंज़िया शरारत से देखा। काबिलियत, नाम मौजूद कॉलर उसने खड़े किए। वो पहले सुपरवाइज़र ही रखना चाहते थे, पर मुज़म्मिल ने सामने से उनको बताया कि मैं BBA कर रहा हूँ, ऊपर से मेरा GPA भी दिखाया, तो वो कायल हो गए। वो मुख्तसरन जवाब दिए थे। बोला, मैंने एक बात अज्यूम की है कि तुम काफ़ी मेहनती हो। यूशे जगह पे लेटने के लिए जाने लगा तो वो पीछे पीछे चल पड़ी। यूशे ने झुंझलाकर कदम रोके तो लैलिक बुरी तरह उससे टकराई। क्यों दुम छल्ली बनी फिर रही हैं? थक गया हूँ मैं, उसे नाक रगड़ता देखकर वो उलझन से बोला। सो जाना, पहले काम की बात सुनो। तुम ना मिडिल क्लास आदमी, बस मिडिल क्लास जितना ही सोचोगे, पर मैंने बहुत कुछ सोच लिया है। बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े। शट अप, मेहनत से सब हासिल होता है। बैठ जाओ। वो दोनों वापस मसहरी पर टिक गए। अब जबकि तुम इंटर पास नहीं हो तो बहुत बेहतर होगा। सबसे पहले उसने यूशे का बाजू थामे रखा था और आहिस्ता आहिस्ता सब बताती चली गई। बात ख़त्म करके सांस भरी। यूशे ने तवक्कुफ से उसे देखा, सांस बाहर छोड़ी, लबों पे ज़ुबान फेर कर कहा, ये इतना आसान आपको लग रहा है, पर है नहीं। अगर जॉब गई तो किराया कहाँ से दूंगा मैं? मुझे लग रहा है तुम जानबूझकर बेवकूफ़ बन रहे हो। मैं बेवकूफ़ नहीं बन रहा, आपके प्लान से एक चीज़ मिस कर रहा हूँ, वो है आपका जॉब करना। वो तो मैं करूँगी, चाहे आसमान अलग हो या ज़मीन। घर चेंज करना लाजमी है। हाँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप भी फैमिली का अहम हिस्सा है। मैं नहीं चाहता इतने बड़े रिस्क लेकर फैमिली को मुश्किल में डाल दूँ। सच कहूँ तो डरता हूँ। खिड़की पर उसकी निगाहें जमी थी। बारीक सा चाँद सिया चादर पे नुमाया हो रहा था। लैलिक ने सांस भरी। देखो यूशे, आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। छोटे छोटे स्टेप लेकर हम अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। फ़ौरन हम कुछ नहीं करेंगे और हमारी मंजिल एक लग्जरी लाइफ है आपकी। तो तुम्हारा भी भला हो रहा है ना, तो बुराई क्या है? वो चिढ़कर बोली। तुम्हारा मसला यह है कि तुम इस जगह से निकलना नहीं चाहते। जगह से लगाव कुछ नहीं होता। मैं भी हवेली छोड़कर आई हूँ, देखो जिंदा हूँ, मर थोड़ी गई। माहौल के बदलने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छे इलाके में रेंट पर घर लेंगे। ये सब आहिस्ता आहिस्ता होगा। तुम भी जॉब करोगे और मैं भी। रिस्क लेने पड़ेंगे। और वैसे भी बैग पर ये घर तो मौजूद होगा। हम इसे सेल नहीं करेंगे, रेंट पर ही चढ़ा देंगे और यहाँ से आया रेंट वहाँ पे कर देंगे। सिंपल, कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, ना ही इतना कोई रिस्क। वो झुंझला चुकी थी, फिर भी तहम्मुल से यूशे को समझाने लगी और वो काफ़ी हद तक समझ रहा था। ठीक है, इससे आपको खुशी मिलेगी तो कर लेंगे। आराम से शाने उचका दिए। ए हीरो, मेरी खुशी की नहीं, आगे बढ़ने की है। क्या सारी ज़िंदगी इसी मोहल्ले में गुजारनी है? तुम पढ़े लिखे हो पर मिडिल क्लास सोच रखते हो। दुनिया में जितने अमीर लोग हैं सब रिस्क लेते हैं और हर मौके से फ़ायदा उठाते हैं। लैलिक तब गई थी। क्या यूशे वाकई इतना बेवकूफ़ था या बन रहा था? इतना तो वो समझ रही थी, वो रिस्क लेने से डर रहा था। यूशे ने गुजारे वाली ज़िंदगी का सोचा हुआ था, पर लैलिक जो उसे ख्वाब दिखा रही थी वो खूबसूरत ज़िंदगी के थे जो यूशे को फ़ौरन हज़म नहीं हो रहे थे। पर अब वो उस तरफ सोचने पर मजबूर हो गया था। इस मामले में लैलिक उसे सही मालूम हो रही थी।
तुम्हारा कभी खुद से दिल नहीं चाहा कि किसी खूबसूरत से घर के तुम मालिक हो? ललित ने उसकी बुरी आंखों में झांका। ख्वाहिश सबकी होती है, पर कभी इतना हौसला किसी ने नहीं दिया। बाबा के बीमार होने के बाद सारी जिम्मेदारी मुझ पे थी और मैं इतना आगे की कभी नहीं सोच सका। सोच सिर्फ जॉब तक महदूद रही। हाँ, अलबत्ता अगर तरक्की में ज़रूर करता। अब घामर तो ठहरा नहीं। लब मिलाए जताते हुए मुस्कुराकर वो खड़ा हुआ। ललित घूरती रही। हो गया अब। मुझे कसम से नींद आ रही है। नींद के खुमार से सुर्ख पड़ती आंखों के डोरे मसलकर तकिया दुरुस्त किया। ललित ने दांत किचकिचाए और तकिया उठा के उसके मुंह पे मारा। मर जाओ तुम, पागल, गधे, चीपस्टर, जाहिल। गंवार बोलना रह गया। यूशे ने फ़ौरन लुकमा दिया। इडियट। ड्राइवर ना हो तो। अपनी जगह पर आकर वो पैर पटक कर गुर्राई। यूशे ने ताज़ीम से दिल पे हाथ रखा और बाजू आंखों पर रखकर लेट गया। सर फिरी नागिन। सोच झटक कर यूशे ने करवट बदल ली। पीछे अंदाज़ा था मोहतरमा कितना सुलग रही होंगी। सुबह होते ही चरिंदे परिंदे के चहचहाने की आवाज़ फैलने लगी। सूरज भी निकलता हुआ पूरे शहर में छा गया था। वही कराची के एक मामूली इलाके में खान हाउस में चहल पहल जारी हो गई। किचन के सामने का हिस्सा बरामदा कहलाता था, जिधर पिलर्स आगे की तरफ खड़े थे। और फिर जहन था। जरगुना फजर की जागी हुई बाहर तख्त पे बैठकर कुरान पढ़ रही थी। अम्मी, आपने मेरा बाटनी का रजिस्टर कहाँ रख दिया? नजफ़ की चिंगारती हुई आवाज़ खामोश माहौल में गूंजी। उसके शोर मचाने पे माइदा नींद से बेदार होकर कमरे से निकल आई। तुम्हारी किताबों के साथ ही रखा था, आंखें खोल कर देखो। दरगुना ने भी बैठे हुए सर झटक कर कहा। अम्मी नहीं है यहाँ। पता नहीं रोज़ मेरी ही चीज़ें क्यों गुम हो जाती हैं। अम्मी, देर हो रही है, फातिमा मुझे छोड़कर चली जाएगी। वो एक रजिस्टर की तलाश में पूरा कमरा फैला चुकी थी। कभी तुम्हें कुछ मिला है? तुम लोग अपनी आंखें किसी नाबीना को खैरात कर दो। उस मासूम का भला हो जाना है। तुम लोगों ने तो खुद आंखों का इस्तेमाल करना नहीं। नजफ़ ने पलट कर देखा तो ज़रगुना कमरे में आ चुकी थी और गुस्से से कहती उसके शेल्फ की जानिब बढ़ी। हाँ, देख चुकी हूँ 10 बार। सीटी पर बैठकर उसने पैरों में मोज़े चढ़ाए। फिर अब किस फरिश्ते ने यहाँ लाकर रख दिया होगा? उसके बराबर में रजिस्टर गोया पटखा था। नजफ़ ने दांत निकाल कर सर उठाया। ज़रगुना गुस्से से उसे घूर रही थी। मैं बता रही हूँ, इस घर में कुछ गड़बड़ है। मुझे चीज़ें मिल कर नहीं देती और आपके सामने सब प्रकट हो जाता है। इससे पहले ज़रगुना का थप्पड़ उसे पड़ता रजिस्टर उठाकर वो तेज़ी से बैग की तरफ लपकी। अभी मैं वाईफाई हटवाती हूँ। बहुत देख ली इंडियन सीरियल। माते, ये जुल्म न कीजिएगा। नजफ़ ने सर उठाकर मासूमियत से आंखें झपकी। यूशे के अब्बा? ज़रगुना कमरे से निकलते हुए उन्हें आवाज़ें दे रही थी। यूशे के अब्बा? नजफ़ के अब्बा नहीं है क्या वो? नजफ़ को तो उठाया ही रास्ते से। कोई मोहब्बत नहीं करता। जलकर वो खड़ी हो गई। शीशे के सामने जाकर एक निगाह खुद को देखा, फिर खुद पे चादर डाली और बैग कंधे पर डालकर कमरे से निकल गई। कमरा वापस किसने समेटना था? माते श्री जिंदाबाद। हाँ जी, तो आज के लिए बस इतना ही। ललित ने जो ख्वाब दिखाए हैं यूशे को, अब तो देखना है कि वो सच होता है या फिर उन दोनों को ले डूबता है। क्या होता है, उन दोनों की नैया पार लगती है कि नहीं, या दोनों अटक जाते हैं किसी भंवर में। बेचारी ने ख्वाब तो यूशे को बहुत बड़े बड़े दिखा दिए। बेचारा यूशे कहीं फंसी ना जाए। उसके माँ बाप भी हैं, वैसे उसका आइडिया कोई फंसाने लायक तो है नहीं। लगता है कि हाँ, नैया पार हो जाएगी और हमारी ललित खानज़ादी को वापस से कोई ढंग का घर मिल जाएगा रहने के लिए। पर देखते हैं आगे क्या होता है। हम मिलेंगे कल। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मुझे दुआ में याद रखें। ओके, टाटा, बाय।